अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करता हूँ आपका अपनी क्लास में। चैप्टर नंबर 7 है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। एक जो शुरू में थोड़ी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन और आइसोमेरिज्म। ओके, तो मैं ये कवर करवा चुका हूँ। जो पहला फर्स्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, वो यानी एक एक टॉपिक करके मैंने कवर करवा दिया है। अब टाइम आ गया है कि इसकी ना एक ही साथ रिवीजन करवा दूँ, यानी इसका ओवरव्यू मैं इस आपको लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, ये जितने टॉपिक्स हैं सबका रिवीजन हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जनाब। बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक से। ठीक है। अच्छा जी, क्या सिचुएशन है अब? तकरीबन 200 साल पहले, 200 years ago, ठीक है, 200 साल पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वजूद था पड़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वजूद था पड़ा, लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट थे उनका मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो सिर्फ नेचुरली अक्रीज है, जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्गेनिक है। उसके अलावा और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, उनने बहुत कोशिश की किसी न किसी तरीके से लेबोरेटरी के अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर लें। वो बिल्कुल कामयाब ना हो सके, कोई उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ना बना। ठीक है, और उन्होंने फतवा लगा दिया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ वो होंगे जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेंगे, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जो हमें मिनरल सोर्सेज या लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से हमें मिलेंगे। ठीक है, वो होंगे इनऑर्गेनिक। तो उनके मुताबिक द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिक, while the compounds obtained from mineral sources and non-living organisms are inorganic compounds। ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से ही निकला है, ऑर्गेनिज्म से ही निकला है। ठीक है, तो वो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में कामयाब ना हुए, तो उन्होंने फिर एक थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई। ठीक हो गया। वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई। इसमें कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड विद और बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा ये कभी भी लेबोरेटरी में तैयार नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नेवर बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, they are supposed to be synthesized under the influence of some mysterious force that is called vital force। ठीक है, वाइटल फोर्स का मतलब, वाइटल का मतलब होता है सुपर नेचुरल फोर्स। ठीक है, सुपर नेचुरल फोर्स। ठीक है, सुपर नेचुरल फोर्स। ठीक है, और जैकब बर्जेलियस, इसने जो है ये वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। बर्जेलियस, ठीक है, इसने ये वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, और तकरीबन काफी अच्छे तक इसको ठीक माना जाता रहा। लेकिन एक टाइम आया 1828 में, 1828 में एक जर्मन साइंटिस्ट आया, जर्मन साइंटिस्ट, इसका नाम था वोलर। ठीक है, वोलर नाम था, वोलर। इसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया लेबोरेटरी में। ये वोलर साहब जो थे ये अमोनियम साइनेट पर काम कर रहे थे। वोलर साहब अमोनियम साइनेट पर काम कर रहे थे। तो काम के दौरान इन्होंने अमोनियम साइनेट को पकड़ करके हीट कर दिया। तो जैसे इन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया तो इनको यूरिया मिल गया। देखते हैं जी रिएक्शन, जरा दिखाता हूँ आपको। देखो, अमोनियम साइनेट NH4CnO, इसको इन्होंने हीट किया, रीअरेंजमेंट हुई और यहाँ पर यूरिया बन गया। H2N सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ये क्या है? दिस इज अमोनियम साइनेट, और ये है यूरिया। ठीक है, यूरिया जो है यूरिन ऑफ मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही एक्सट्रैक्ट होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलर ने तैयार किया। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ इट वाज रिजेक्टेड, डिफाइन करोगे। द अर्ली केमिस्ट नेवर सक्सीडेड इन synthesizing organic compounds, and their failure led them believe that organic compounds could never be prepared in laboratory. They are supposed to be synthesized by or within the living organism. This theory was called vital force theory. It was presented by Berzelius ने इसको दिया, और it was rejected in 1828 by a German scientist Wohler, who prepared urea from an inorganic compound ammonium cyanate by heating it। ठीक है, रिवर्सिबल मैनर में रिएक्शन हुआ। ओके हो गया। उसके बाद ये लिखना लाजमी कि 1828 में वोलर ने इसको रिजेक्ट किया। ठीक है, यूरिया यूरिन ऑफ मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद कॉल्बे आया, एक साइंटिस्ट, 1845 में इन्होंने एसिटिक एसिड तैयार किया।
फिर बर्थ आया, बर्थ इन्होंने 1856 में मीथेन तैयार करके दिखा दिया लेबोरेटरी के अंदर, और फिर सिलसिला चल निकला इसी तरीके से। ठीक है, ये काम यहीं पर नहीं रुका। आज दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी के अंदर तैयार हो रहे हैं, तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर तैयार होते हैं। ठीक है, और ये बात जो पुराने साइंटिस्ट कहते थे ना कि स्पेशल जो हम स्पेशल ताकत होती है, स्पेशल किस्म की बॉन्डिंग होती है, स्पेशल फोर्सेज होती हैं, वाइटल फोर्स होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, वो झूठ था। ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक नहीं थी। ठीक है, अब जो हमारे पास मॉडर्न रिसर्च है, ठीक है, मॉडर्न रिसर्च ने हमें बता दिया है कि जो फोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती हैं वही फोर्सेज इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होती हैं, लाइक केमिकल बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखो ये HOH, यहाँ पर ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना। अच्छा, यहाँ पर ये मीथेन को देखो भैया, यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो बॉन्ड का नेचर डिफरेंट है। चलो यार ये कह दो, तुम कह सकते हो कि भैया यहाँ पे ये पोलर है, चलो छोड़ दो, ये बात मान लो। यार ये देख लो, ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये तो यार नॉन पोलर कंपाउंड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंपल बात है ना। तो फोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है, जो फोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड में है वही फोर्सेज इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, वही कोवेलेंट बॉन्ड है, वही इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वही हाइड्रोजन बॉन्ड है, वही वंडरवाल फोर्सेज है, वही लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज है। ठीक है, तो कोई ऐसी स्पेशल फोर्सेज ऑर्गेनिक में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, सेम फोर्सेज हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीडिफाइन किया गया। पहले वाले कहते थे साइंटिस्ट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन आज की साइंस, आज की केमिस्ट्री कहती है कि नहीं, रुक जाओ, द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्लियर है बात? ओके जी, अगला टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक और बात, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, अच्छा H2CO3 है, ये जो है ना, ये सारे इनऑर्गेनिक है। ये क्या है, इनऑर्गेनिक। तो मैं यार ये वाला जो है ना H2CO3, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ नजर तो आ रहा होगा, लेकिन ये है फिर भी इनऑर्गेनिक। क्यों, देखो जरा, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ऑक्सीजन है। तो H2CO3 क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, याद रखना इस बात को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे लॉन्ग में पूछने का चांस नहीं है, जीरो चांस है, लेकिन आ भी जाए तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करना, कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, एक आध एग्जांपल देना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो दिल करे। उसके बाद 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कोर्स की किताब में शामिल है, उनके सिर्फ नाम लिखना पहले। ठीक है, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। ठीक है, फिर है नॉन आयनिक नेचर, नॉन आयनिक नेचर। ठीक है, फिर उसके बाद है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, बिहेवियर में इनकी क्या है, काफी हद तक सिमिलैरिटी होती है। फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म है, आइसोमेराइज्म है। फिर उसके बाद है इनकी सोल्यूबिलिटी है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी है। फिर इनके हैं रेट ऑफ रिएक्शंस हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस हैं। ठीक है, आई थिंक यही है, 3 6 और एक आधी शायद कोई और भी थी। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, नॉन आयनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो यार मैं एक देख करके ना बता देता हूँ कौन से, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। अच्छा, ये पहले इनके नाम लिखने हैं, फिर हेडिंग देनी है। सबसे पहले पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, बताने हैं कार्बन एक बहुत स्पेशल एलिमेंट्स है, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, इस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। तो बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज कैटिनेशन, बताना है द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम to link with other carbon atom, the self linkage ability of carbon atom to link with other carbon atom to form long chains and large rings of carbon atom is termed as catenation. self linkage का word prominent मार्कर से नहीं लिखोगे, एक नंबर गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जांपल दे रहा है लाइक दिस, ये रिंग आ गया, लार्ज रिंग है, बेंजीन रिंग, और साथ कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना, लाइक एन ऑक्टेन का स्ट्रक्चर, हेप्टेन का, हेक्सेन का, कोई स्ट्रक्चर साथ ड्रॉ कर देना। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बन एटम है वो ना सिर्फ दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, बल्कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर,
इन सब के साथ भी अच्छे से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। नॉन आयनिक कैरेक्टर, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ज्यादातर होते हैं ना वो सारे तकरीबन नॉन आयनिक होते हैं क्योंकि सबके अंदर कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है ना वो सिर्फ 0.4 होता है, और जहां पर 0.4 या उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो हम कहते हैं बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है। बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है। और क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अच्छा, बॉन्ड इनके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं ज्यादातर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली नॉन पोलर होते हैं। कुछ जहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आ जाए ना वहां पर फिर पोलर कंपाउंड कुछ देखने को हमें मिल जाते हैं, लाइक एल्कोहल्स। तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर। इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होते हैं अकॉर्डिंग टू लाइफ डिसॉल्व। ठीक है। लाइक नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, टोल्यूइन, ईथर, इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल है, पानी के अंदर कम सॉल्युबल है। तो ये सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट भी हो गया। ठीक है। अच्छा जी, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली ना वैसे तो हैं काफी सारे, तकरीबन 10 मिलियन 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड और थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड डेली लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं। हालांकि इतने ज्यादा हैं लेकिन इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में मिलती हैं, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। तो हम क्या करते हैं, तकरीबन 500,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड या 10 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम एक एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है। 2 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड एक क्लास बना लिया। उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम उनकी कलेक्टिवली केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर लेते हैं। अगर कोई हमें स्पेसिफिक मेंबर दिया जाए तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक मेंबर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी। ठीक है। तो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, बिहेवियर इनका एक जैसा होता है। लाइक जितने भी अल्कीन्स हैं सबके रिएक्शंस एक जैसे हैं, आगे हम पढ़ेंगे ना, रिएक्शंस कॉमन होंगे। ठीक है। अल्कीन्स के रिएक्शन पढ़ोगे, सारे हाइड्रोजनेशन देते हैं, सारे क्लोरीनेशन देते हैं, सारे KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो हम क्लास की ओवरऑल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन निकल कर आता है होमोलोगस सीरीज। ठीक है। जिन क्लासेस में हम रखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो डिफाइन करोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और क्लासेस हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ईच ग्रुप और क्लास इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। एग्जांपल दोगे मीथेन, एग्जांपल दोगे अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है। बेहतरीन होमोलोगस सीरीज। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आइसोमेरिज्म। लाइक देखो, ये कंपाउंड है C4H10, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करो H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला एक और तरीके से भी ड्रॉ हो सकता है, देखो CH यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, तो इसके कितने स्ट्रक्चरल फार्मूले निकल कर आ गए, 2 स्ट्रक्चरल फार्मूले। अच्छा, कोई बड़ा कंपाउंड ले लें तो और ज्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूले बनेंगे। तो आइसोमेरिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, एक मॉलिक्यूलर फार्मूले के काफी सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज आइसोमेरिज्म, तो बताना है कि the two or more compounds having similar molecular formula but different structural formula and different properties are known as isomers and this phenomenon is known as isomerism। ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, बाय नेम पूछेगा। सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट कर लिया। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेट ऑफ रिएक्शन जनरली स्लो होते हैं। क्यों स्लो होते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता क्या है, पहले पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं फिर नए बॉन्ड्स बनते हैं, और ये बॉन्ड ऐसे नहीं टूटते, नए बॉन्ड ऐसे नहीं बनते। दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक कंडीशन फॉर टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट। जब तक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालिस्ट नहीं दोगे रिएक्शन नहीं होने वाला। ठीक है। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाई द रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर स्लो। 3 पॉइंट्स में आंसर दोगे, पहले पुराने बॉन्ड टूटते हैं फिर नए बॉन्ड बनते हैं, और इन बॉन्ड के तोड़ने और बनने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट की। ओके। और ऑर्गेनिक रिएक्शंस की यील्ड भी जनरली कम होती है। ठीक है। कम यील्ड देते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। कॉम्प्लेक्सिटी इन बिहेवियर, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके शेप, साइज और स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो लाइक एक कंपाउंड है हीमोग्लोबिन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसके अंदर डेली 10,000 एटम्स हैं। बियोलॉजी जो बच्चे पढ़ते हैं उनने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा होगा। क्लोरोफिल में क्या है, वहां पर सिर्फ 55 कार्बन एटम है और एक अच्छा खासा मुश्किल स्ट्रक्चर सामने आता है क्लोरोफिल का। तो क्या ख्याल है कि 10,000 कार्बन एटम रखने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर इजी होगा या मुश्किल होगा? तो जाहिर सी बात है कम्प्लेक्स शेप का स्ट्रक्चर होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर काफी कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह से स्टार्च की एग्जांपल बुक में ली गई है C6H10O5 * N, ये स्टार्च का जनरल फार्मूला है। और ये जो N है, ये सेवरल थाउजेंड तक जा सकता है। ठीक है। 1000 तक ये जा सकता है। ठीक है। इसी तरीके से आपके सेलुलोज हो गया, सेलुलोज देखो काफी कम्प्लेक्स माइक्रोमोलिक्यूल है। इसी तरह आपके प्रोटीन्स हो गए, अमाइनो एसिड के जो पॉलीमर्स होते हैं वो भी काफी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। तो ये थी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब जरा बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस पर वैसे जोर देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एम्फेसाइज करने की उसकी इंपॉर्टेंस को ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हर बंदा ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस को खुद अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है, हमारी बॉडी और लिविंग बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडीज के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, क्योंकि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और इन सब के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आइटम है, सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। ठीक है, अच्छा, हम अपनी जो डेली लाइफ है, रूटीन है, उसके अंदर जो खुराक यूज़ करते हैं मैक्सिमम ऑर्गेनिक होती है। ठीक है, एक्सेप्ट सॉल्ट एंड वाटर। मेडिसिन हम यूज़ करते हैं सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, एस्प्रिन, ये सारे हमारे पास। एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ करते हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जो क्लोथ्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लाइक ये शर्ट है, तो ये कॉटन, सिल्क या वूल से बनती है या सिंथेटिक फाइबर से बनती है, वो भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। नेलून, डेक्रून, एक्राइलिक, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक है, और मज़ीद ये कि आज जो है नेचुरल ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की शॉर्टेज का सामना है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करते हैं, नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर है उनको स्टडी करके उन जैसे आर्टिफिशियली लेबॉरेटरी के अंदर तैयार कर लेते हैं, और नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड की जो शॉर्टेज है उसको मीटअप करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, क्लियर है बात? ये थी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेली लाइफ के अंदर, और आपके पेपर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक की। अच्छा जी, उसके बाद सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं जी। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तीन मेन सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बुक में डिस्कस हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, और साथ है इसके हमारे पास कोल। ठीक है, कोल जो है, ये तीनों, इन तीनों को हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स के बैक्टीरियल डीके और केमिकल रिएक्शन से ये बनते हैं। ठीक है, और ये होते नॉन रिन्यूएबल हैं, क्योंकि इनके फॉर्मेशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स हमें ज़रूरत होती है। स्लो, बहुत स्लो बनते हैं ये पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल। अच्छा, कोल जो है ये एक सॉलिड फ्यूल है। कोल क्या है, एक सॉलिड फ्यूल है और एनर्जी का अच्छा सोर्स भी है। तो ये माना जाता है तकरीबन 500 साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो मर खप गए बेचारे, और उनका बैक्टीरियल डिके स्टार्ट हो गया। लाइक मेनली वुड का, मेनली वुड का बैक्टीरियल डिके, यानी डेड प्लांट्स का डिके स्टार्ट हो गया। देखो, वुड, वुड के अंदर क्या होता है, डेड प्लांट्स, डेड प्लांट्स एंड ट्रीज, डेड प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है, इनके, इनका बैक्टीरियल डिके हुआ, बैक्टीरियल डिके, और साथ क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुए, केमिकल रिएक्शन। तो इसको पीट में कन्वर्ट कर दिया गया। पीट कोल नहीं है, सिर्फ डिकेड वुड है, 60% इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, और फिर इसके हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब मिला, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जब मिला, तो फिर ये कन्वर्ट हो गया अपने पास पीट लिग्नाइट में। ठीक है, पीट कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट में, इसके अंदर 70% कार्बन कंटेंट होता है। लिग्नाइट जब हाई प्रेशर पर रहा, हाई प्रेशर पर रहा, तो ये बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो गया, बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब ये मजीद इसको हाई प्रेशर मिला, तो फिर ये कन्वर्ट हो गया एंथ्रासाइड में। एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड सबसे हार्ड कोल है, इसके अंदर तकरीबन 90% कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पूछेगा हाउ कोल इज फॉर्म, तो बताना है कि कैसे बना कोल, और साथ ये ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी है। ठीक है, अच्छा, कोल सॉलिड फ्यूल होने के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बड़ा अच्छा सोर्स है। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, कोल को स्ट्रांगली हीट करो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर एब्सेंट हो, क्योंकि अगर एयर प्रेजेंट रहेगी तो कंबशन के चांस है, C+O2 विल गिव अस CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो कोल एब्सेंट, एयर एब्सेंट होनी चाहिए। अगर एयर एब्सेंट रहेगी तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगी कोल की, या इसको हम कार्बनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज कार्बनाइजेशन, तो बताना है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कार्बनाइजेशन। और कार्बनाइजेशन के नतीजे में हमें तीन जो है इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। देखो, कोल, अच्छा, डेफिनेशन देने के बाद ये अभी जो फ्लो चार्ट में बना रहा हूँ ना, ये फ्लो चार्ट बनाना है लाजमी। ठीक है, इधर लिखना है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, पूरा करके लिख देना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। कोल, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाओगे तो तुम्हें सबसे पहले कोल गैस, कोल गैस, कोल तार, कोल तार, और यहाँ पर कोक मिलेगी। ठीक है, कोल गैस को हम नेचुरल गैस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल गैस। ठीक है, इसके अंदर ज्यादातर मीथेन होता है। कोल तार जो है तकरीबन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है। जब कोल तार की फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है कि किसी भी आपको मिक्सचर दिया गया है, उसको आपने स्ट्रांगली हीट किया, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया कंप्लीटली, फिर आपने उसको थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डाउन किया, तो वो कंपाउंड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, वो पहले कंडेंस हो जाते हैं।
ठीक है। फिर आपने थोड़ा और टेम्परेचर लो किया, कुछ और कंपाउंड कंडेंस हुए, फिर आपको जैसे जैसे कंडेंस होते जाते हैं आप उनको अलग करते आते हैं, ठीक है। तो जो आपको नीचे फ्रैक्शंस मिलते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम से कम होते जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है बेसिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो कोल तार की जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हो तो आपको काफ़ी सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं, लाइक बेंजीन, टोलीन, एनिलीन, फिनोल, ठीक है। तो यहाँ से भी, ठीक है, कोल तार एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसी तरह कोक, कोक भी एक इम्पॉर्टेंट अच्छा हमारे पास, इसके अंदर तकरीबन काफ़ी 98% कार्बन होता है इसके पास, 98% कार्बन, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल लास्ट फ्रैक्शन होता है कोल का, सारी चीज़ें निकल जाती हैं फिर एंड में कोक ही बचता है। इसको हम रूफिंग, पेविंग और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रूफिंग यानी लेंटर वगैरह जो डलता है, पेविंग यानी रोडें वगैरह जो बनती हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लाइक ये देखो Fe2O3, इसमें से हमने आयरन को निकालना है, थ्रू बेस्मराइजेशन हम निकालना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर कोक डाल दीजिए, कार्बन, यहाँ से कार्बन क्या है ऑक्सीजन लेकर के भागेगी, CO 3 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 2Fe। देखिए कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई, कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन किया, और आयरन की यहाँ से क्या हुई, रिडक्शन हुई क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लूज किया, ठीक है। तो इस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी कोक इस्तेमाल होती है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 184 बिलियन टन कोल के रिजर्वायर्स हैं। हुकूमत पाकिस्तान बहुत अच्छी है और ये जो है इनको इस बात का एहसास है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाने चाहिए। सिंध कोल अथॉरिटी ने लगाए हैं और इसी तरीके से पंजाब, KPK और बलूचिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी कोशिश कर रही हैं कि हम कोल की बेसिस पर पावर प्लांट लगाएं, ठीक है। और कोल जो है ज़्यादातर ईंटें बनाने के लिए 80% कोल ईंटें बनाने के लिए लाइम क्लीन में इस्तेमाल होता है और डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए भी एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या है, लो मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, लो मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज नेचुरल गैस, बताना इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन, इट कंटेन 85% मीथेन, ठीक है। पाकिस्तान में सुई के मकाम पर जो है नेचुरल गैस मौजूद है। इसको हम, ये काफ़ी सस्ता सोर्स भी है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर कोल और पेट्रोलियम की डेफिशिएंसी है, वहाँ पर एक सस्ता सोर्स नेचुरल गैस यूज़ किया जा सकता है एज एनर्जी सोर्स। पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल है, घरों में इस्तेमाल होता है, CNG के तौर पर हम गाड़ियों में डलवाते हैं इसको, और सीमेंट और फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट नेचुरल गैस। पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोलियम दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है। डिफाइन करते हैं कि मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज इन रिफाइंड फॉर्म। अच्छा समझो, मिनरल का क्या मतलब है, जमीन के नीचे कुछ मेटल के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जमीन के नीचे कुछ मेटल के कंपाउंड्स पाए जाते हैं लाइक NaCl, इनको हम बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। अच्छा, जो ऑयल जमीन के नीचे पाया जाता है उसके अंदर तो मेटल के कंपाउंड नहीं होते ना, ऑर्गेनिक नेचर का होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन क्योंकि जेर जमीन पाया जाता है इसीलिए हम उसको मिनरल ऑयल का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, मिनरल ऑयल। और जो जमीन के नीचे मिनरल ऑयल पाया जाता है वो कहलाता है, ब्लैकिश कलर में होता है और उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके साफ सुथरा हो जाता है ये, और ये हमें दे देता है पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम। तो इसीलिए कहते हैं कि मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज इन रिफाइंड फॉर्म। रिफाइनिंग कैसे की जाती है, थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। मैंने बताया कि पहले हीट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करते हैं, कुछ फ्रैक्शंस जो हैं, कुछ कंपाउंड लिक्विफाई हो जाते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं, फिर थोड़ा टेम्परेचर और डिक्रीज किया, कुछ और चीज़ें लिक्विफाई हुई, उनको अलहदा कर लिया, फिर इसके बाद जो है और टेम्परेचर डाउन किया और कोई फ्रैक्शन अलग हुआ। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शंस हमें मिलते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम से कम होता जाता है। तो दिस इज अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के 8 फ्रैक्शन हैं, ठीक है, बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। 8 फ्रैक्शन से गिन करके बताने हैं भाई, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ईथर, लिग्रीन और नेफ्था, साथ गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल। अच्छा, गैस ऑयल को डीजल ऑयल भी बोलते हैं, जो हम डीजल इस्तेमाल करते हैं ना बेसिकली गैस ऑयल होता है, कंफ्यूज नहीं कर देना कि गैस भी और ऑयल भी है, लिक्विड होगा या नहीं, तो डीजल को ही गैस ऑयल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एसफाल्ट है, एसफाल्ट या पेट्रोलियम कोक और पैराफिन वैक्स, ठीक है, इनका। अच्छा, कोक के यूज़ ज़रा जहन में रखना, रूफिंग, पेविंग और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं जो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग का काम करती हैं। 2 कराची में है, नाम है उनके नेशनल ऑयल रिफाइनरी और पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी। उनकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 2.13 मिलियन टन्स है, ठीक है, टन्स की स्पेलिंग
देख लेना जरा, TONNES, ठीक है, स्पेलिंग गलत नहीं करना, कुछ बच्चे सिंगल एन डाल देते हैं। और इसी तरीके से मुल्तान के करीब है मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़ के करीब है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, उसकी भी अच्छी एक ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है। इसी तरह मोरगा रावलपिंडी में, वहाँ पर भी एक ऑयल रिफाइनरी है, तो उसकी भी 1.25 मिलियन टन जो है पेट्रोल रिफाइनिंग कैपेसिटी है। ठीक हो गया, तो दैट वाज अबाउट पेट्रोलियम। अब बात करते हैं क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग की, क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग की। ठीक है, जनरली जो हमारे पास पेट्रोलियम के फ्रैक्शन है, जो 8 फ्रैक्शन का मैंने अभी नाम लिया, उनमें जो गैसोलीन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। गैसोलीन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गैसोलीन हमारे पास जनरली मिलती भी हमें बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं, जो लेस डिजायरेबल फ्रैक्शन है, जो बाकी 7 फ्रैक्शन है, उनको हम गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको हम गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्रैकिंग का इस्तेमाल भी करते हैं, रिफॉर्मिंग अगला टॉपिक है उसका इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो क्रैकिंग के अंदर क्या करते हैं, जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हायर हाइड्रोकार्बन, उनको हीट करके एब्सेंस ऑफ एयर में उनको हीट करके लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग। ठीक है, ये लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स को, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स को डिकम्पोज कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज क्रैकिंग, बताओगे द कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, द कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग अ हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रैकिंग। ठीक है, यदि हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, क्रैकिंग कहलाता है। एग्जांपल दोगे, C16H34, इसको 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो तो ये आपको दे देगा C7H16 हेप्टेन, हेप्टेन प्लस 3H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस 7 प्रोपीन मिलेगा, H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इन्हीं के नीचे नाम लाजमी लिखना, नाम नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। इसका नाम लिखना हेक्साडिकेन, इसका नाम लिखना इथीन, ये प्रोपीन है। ठीक है, तो देख सकते हो कि हेक्साडिकेन की क्रैकिंग की, हीट किया हाई टेम्परेचर पर, तो हमें लोअर हाइड्रोकार्बन मिल गए, प्रोपीन, इथीन और हेप्टेन। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये जो है ना हमारे पास ये लोअर हाइड्रोकार्बन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो हमें क्रैकिंग से गैसोलीन भी मिलती है। ठीक है, गैसोलीन हमें मिलती है, गैसोलीन में जो मेन कंपाउंड होता है ना वो 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन होता है, ट्राईमिथाइल पेंटेन होता है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। ठीक है, और गैसोलीन का ये मेन कंपोनेंट होता है, गैसोलीन। जितना ज़्यादा ये कंपाउंड गैसोलीन के अंदर प्रेजेंट होगा, गैसोलीन उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा, उतना अच्छा, उतना स्मूथली बर्न करेगा हमारे कंबस्शन इंजन में। जितना कम ये कंपाउंड प्रेजेंट होगा, उतना हमारा कहेंगे कि फ्यूल घटिया क्वालिटी का है। ठीक है, तो बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, तो कहना है कि द परसेंटेज ऑफ 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन प्रेजेंट इन अ गिवन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज इट्स ऑक्टेन नंबर। 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है, आर्बिट्रेरीली दे दिया गया है। ठीक है, जबरदस्ती दे दिया गया है। इसी तरह एन हेप्टेन जो है, इसको हमने ऑक्टेन नंबर दिया है 0। ठीक है, तो ये सबसे घटिया फ्यूल है, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, ये सबसे रफली बर्न करता है, ये सबसे स्मूथली बर्न करता है। तो ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन देने के बाद इन दो की वैल्यूज भी साथ लाजमी देनी है। स्ट्रक्चर देख लो, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन का H3C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, क्योंकि ये देखो ब्रांच चेन है ना, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन रफली स्मूथली बर्न करते हैं, और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन लाइक एन हेप्टेन बहुत रफली बर्न करता है, ये स्मूथली, ये बहुत रफली। ठीक हो गया, तो हम जो है क्रैकिंग के जरिए से गैसोलीन की सप्लाई, जो गैसोलीन हमें कम मिलती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से, तो हम उसकी सप्लाई को मीट कर सकते हैं थ्रू क्रैकिंग। और इसके अलावा ये बाय प्रोडक्ट्स हमें मिली हैं, ये इनको हम यूजफुल कंपाउंड लाइक मेथनॉल, एथेनॉल, एसीटोन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्रैकिंग, तो बताना है गैसोलीन की सप्लाई को मीटअप करने के लिए, और जो बाय प्रोडक्ट्स मिलती हैं उनसे हम बहुत यूजफुल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स से लाजमी बता देने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्रैकिंग की डेफिनेशन, एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन देने के बाद क्रैकिंग की ना क्या करनी है, तुमने टाइप्स की हेडिंग देनी है। ठीक है, टाइप्स की हेडिंग देनी है। ठीक है, टाइप्स की हेडिंग देने के बाद सिर्फ टाइप्स के नाम लिखने हैं, स्टीम क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, और साथ लिखना है थर्मल क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग,
और फिर साथ है कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, ठीक है। स्टीम थर्मल क्रैकिंग जो अभी हमने बताया था कि हेक्साडिकेन को हीट किया 700 डिग्री सेल्सियस पर, हेप्टेन, इथीन और प्रोपीन में कन्वर्ट हो गया, वो एग्जांपल थी थर्मल क्रैकिंग की, ठीक है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ा जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। और जो हमें प्रोडक्ट मिलती है थर्मल क्रैकिंग में वो ज़्यादातर लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें मिलते हैं, ठीक है। तो पहले बता दें कि हाई टेम्परेचर प्रेशर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक किया जाता है। ये बात करने के बाद हेडिंग देना नेचर ऑफ प्रोडक्ट की, उसमें बताना लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टील क्रैकिंग में बताना उसको कि भैया हम हाइड्रोकार्बन को वेपराइज करते हैं 900 डिग्री सेल्सियस पर, 900 डिग्री सेल्सियस को प्रोमिनेंट करके लिखना, 900 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम के साथ उसको मिक्स कर दिया जाता है और मिक्स करने के बाद उसको रैपिडली कूल डाउन किया जाता है, ठीक है। इस रैपिड हीटिंग और कूलिंग की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट जाता है और हमें जो है लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें मिलते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की हेडिंग देख करके लिखना कि इट गिव्स लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसी तरीके से कैटालिटिक क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग में तो हम और स्टीम क्रैकिंग में हायर टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम चाहें कि लोअर टेम्परेचर और प्रेशर पे ये काम हो जाए तो हमें कुछ सूटेबल कैटलिस्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, Al2O3 एंड SiO2। इसको बोलते हैं एलुमिना, इसको बोलते हैं सिलिका, ठीक है। ये है एलुमिना, ये है सिलिका। तो इनका इस्तेमाल करते हुए हम लो टेम्परेचर के ऊपर और लो प्रेशर के ऊपर क्रैकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और ये क्रैकिंग की सबसे बढ़िया टाइप है, ठीक है। इसकी फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट की हेडिंग देकर के लिखना गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर इज ऑब्टेन्ड, यानी जो हमें हाइड्रोकार्बन मिलेंगे उनके अंदर 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन का अमाउंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट क्रैकिंग। अब बात करते हैं रिफॉर्मिंग की। रिफॉर्मिंग के जरिए से भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। क्रैकिंग के अंदर हम क्या करते थे कि हायर हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया, उसको तोड़ा और हमें किस्मत से अंदर से गैसोलीन भी मिल जाता है, किस्मत से गैसोलीन भी मिल जाता है। लेकिन रिफॉर्मिंग के अंदर क्या करते हैं, कोई स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ले लिया हमने, उसको हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम लगा देते हैं, वो कैटलिस्ट क्या है, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में या रिंग्ड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक हो गया। तो जो मैंने बताया कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, लाइक एन हेप्टेन, वो काफी रफली बर्न करते हैं, ठीक है, काफी रफली बर्न करते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब इंजन में जाता है हमारा पेट्रोल तो उससे पहले उसको एयर के साथ मिक्स करके क्या किया जाता है, थोड़ा सा प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रेशर के दौरान थोड़ी सी हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बस इसी हीट पर गुजारा करते हुए इग्निशन या कंबस्शन स्टार्ट कर देते हैं और हमारा पेट्रोल ज़ाया होने का वहाँ पर खतरा होता है, ठीक है। बल्कि ज़ाया होने का खतरा क्या, ज़ाया होता है हमारा वहाँ पर, ठीक है। और इनका जो कंबस्शन है ना स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की, वो काफ़ी तेज़ होती है, फास्ट कंबस्शन। तो जिसकी वजह से शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, शार्प मेटेलिक साउंड, क्योंकि काफ़ी तेज़ रिएक्शन चलता है। तो उसको हम साउंड को बोलते हैं नॉकिंग। क्या बोलते हैं, नॉकिंग, KNOCKING। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज नॉकिंग, तो बताना उसको द शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या व्हेन द फ्यूल ऑफ लो क्वालिटी बर्न्स इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स इज नोन एज नॉकिंग, ठीक है। अब स्पार्क प्लग से हम स्पार्क प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, वो पहले ही कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है और शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है, उस शार्प मेटेलिक साउंड को क्या कहते हैं, नॉकिंग। और फिर उसको बताना कि नॉकिंग कैन बी अवॉइडेड बाय रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग करवा करके हम नॉकिंग को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें बढ़िया गैसोलीन रिफॉर्मिंग के बाद मिलता होता है, ठीक है। क्योंकि रिफॉर्मिंग में ब्रांच चेन मिलते हैं ना, और ब्रांच चेन स्मूथली बर्न करते हैं, उनमें नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। ये बात करना इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। फिर रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन पूछेगा, रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन में उसको बताना कि द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन by heating in the absence of air and in the presence of a catalyst is called as reforming। reforming की डेफिनेशन देने के बाद एग्जांपल देना, उसे कहना भैया ये देख C8H18, ये देखिए क्या है, इसका नाम बता मुझे, कहना ऑक्टेन है। वो खुद नहीं बताएगा, तुम्हें इधर लिखना पड़ेगा ऑक्टेन, हाँ जी, नहीं लिखोगे ना नंबर काट लेगा। अच्छा, एरो के ऊपर लिखना हीट और कैटालिस्ट, कैटालिस्ट LYST, ठीक है। चलो स्पेलिंग टेढ़े हो गए, सही कर लेना। अच्छा, इसको जब हीट करोगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ये 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे नाम लिखना 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ठीक है, पूरा करके लिखना CH2 C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, ठीक है। 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन है ये, ओके। तो जो है ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफॉर्मिंग, ये एग्जांपल देना रिफॉर्मिंग की। और फिर साथ उसे बताना कि भैया रिफॉर्मिंग के बाद क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन हमें मिलता है
और वो नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करता, नॉकिंग शॉकिंग। तो ये दो जो है ना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रैकिंग और रीफॉर्मिंग। या तो लॉन्ग में पूछेगा ऐसे, लॉन्ग से ना पूछा तो इनमें से शॉर्ट लाजमी पूछेगा, ठीक है। और फिर जो है पूछेगा कि हाउ द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन या हाउ द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल कैन बी इंक्रीज, ठीक है। 4 पॉइंट्स बना करके आंसर देना, उसे बताना कि भैया रिफॉर्मिंग के जरिए क्या क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, किसी रिफॉर्मिंग के जरिए क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। कैटालिटिक क्रैकिंग करके ये काम किया जा सकता है, कैटालिटिक क्रैकिंग, क्योंकि कैटालिटिक क्रैकिंग में हमने देखा था कि हाई ऑक्टेन नंबर का गैसोलीन प्रोड्यूस हुआ था। इसी तरीके से एरोमेटाइजेशन करवाई जा सकती है, यानी कि स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिंग्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी स्मूथली बर्न करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन, ठीक है। या फिर एंटी नॉकिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाए, एंटी नॉकिंग एजेंट्स, ठीक है। लाइक एंटी नॉकिंग एजेंट्स में लाइक C2H5 4Pb लेड, ठीक है। डेफिनेशन लिखना इसकी एंटी नॉकिंग एजेंट्स की। The organometallic compounds that are added to petroleum, the organometallic compounds that are added to petroleum in order to avoid knocking and pre-ignition are called as anti-knocking agents. Organometallic compounds क्या होते हैं? देखो ये organic portion है, ये metallic portion है। तो organometallic, जिस organic compound में metal atom आ जाए उसको बोलते हैं organometallic compound. Organic metallic compound की definition भी लिख लेना कि those organic compounds in which carbon atom is directly bonded to a metal atom is called as organometallic compound. Like ये आपके सामने organometallic compound है, एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका नाम है टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड, टेल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसके यूज करने का एक नुकसान भी है, और वो नुकसान क्या है कि इसकी खुद की कंबशन हो जाती है, लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। लेड ऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट है, पोल्यूशन काज करता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, आई डिसऑर्डर काज करता है। इसके अलावा यहाँ से मेटेलिक लेड भी प्रोड्यूस हो सकता है, मेटेलिक लेड पीडी। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर दो, रिडक्शन होगी, मेटेलिक लेड प्रोड्यूस हो जाएगा। मेटेलिक लेड क्या करता है, हमारे इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देता है, ठीक है। तो एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल करने का नुकसान है। तो अब ज्यादातर रिफॉर्मिंग करवाई जाती है, एंटी नॉकिंग एजेंट्स का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से, और एफिशिएंसी भी इंजन की कम हो जाती थी। अच्छा जी, ये बात हो गई रिफॉर्मिंग और क्रैकिंग के हवाले से। अब हम बात करते हैं थोड़ी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो हम जनरली ना दो क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं, एक ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन, और एक हम कहते हैं क्लोज्ड चेन, ठीक है। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, ये डेफिनेशन है। H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये ओपन चेन है, नजर आ रही है तुम्हें, ठीक है। अब ये जो है सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। ये अनब्यूटेन है, ये सैचुरेटेड है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, तो क्या बन गया, अनसैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसी तरीके से चलो पहले इसी को ही आगे लेकर चलते हैं। फिर ओपन चेन को हम स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में डिवाइड करते हैं। इसमें स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में डिवाइड करते हैं, इसमें स्ट्रेट और ब्रांच, ठीक है। स्ट्रेट चेन को डिफाइन करोगे कि दोज ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। लाइक अभी हमने एग्जांपल ली थी, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, प्रोपेन है, ठीक है। क्या है ये, स्ट्रेट चेन है, ठीक है। ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक तुम्हारे पास H3C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज आइसोब्यूटेन, ठीक है। सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। देखो अनसैचुरेटेड बड़ा है तो क्या करो, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, ये CH2, ठीक है। तो ये आइसोब्यूटेन नहीं रहा, अब बन गया आइसोब्यूटीन बन गया। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो तो ये प्रोपेन से बन गया प्रोपीन। सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट चेन हो गया, और फिर हमारे पास ब्रांच चेन भी हो गया, ठीक है। क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक होते हैं हमारे पास होमोसाइक्लिक, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स जो हैं, जिनमें कार्बन एटम्स की रिंग मौजूद हो, ठीक है।
लाइक देख लो, जैसे ये बेंजीन है, ये क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ रिंग्स जो हैं कार्बन एटम्स की बनी हुई हो, कि दोज क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच देयर आर रिंग मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक, लाइक बेंजीन होमोसाइक्लिक है। हेटेरोसाइक्लिक, the heterocyclic organic compounds are those that contain at least one atom other than carbon atom in their ring, कम से कम कार्बन के अलावा एक अदर एटम रिंग के अंदर ऐसा प्रेजेंट हो जो कार्बन ना हो, ठीक है। लाइक ये पायरिडीन, इसका नाम है पायरिडीन। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो डेफिनेशन एग्जांपल और बताना है। ये जो नाइट्रोजन इधर प्रेजेंट है ना, इसको बोलते हैं हेटेरो एटम। क्या बोलते हैं? हेटेरो एटम, ठीक है। कार्बन के अलावा जो दूसरा एटम प्रेजेंट होगा रिंग में उसको बोलते हैं हेटेरो एटम, ठीक है। यहाँ पर सल्फर भी हो सकता है, लाइक यहाँ देखो, ये यहाँ पर सल्फर आ गया, ठीक है। ये थायोफीन है, तो यहाँ पर सल्फर एज अ हेटेरो एटम है। तो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो क्लासेस में फर्दर कैटेगराइज करते हैं, एलिसाइक्लिक एंड फिर एरोमेटिक। अच्छा, एलिसाइक्लिक जो हैं वो क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है। अच्छा, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि लाइक देखो CH2 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 CH2, यहाँ पर CH2 और ये यहाँ से जुड़ गया, ठीक है। दिस इज हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। तो इनको डिफाइन कैसे करते हैं कि एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन रिंग्स मेड अप ऑफ एट लीस्ट 3 कार्बन एटम्स and resemble aliphatic organic compounds are called as alicyclic। ये जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको एलिफैटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एलिफैटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर सिंपल अगर हेक्सेन हमारे पास प्रेजेंट हो, S3C सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH3, ज्यादा तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ज्यादा हो गया। यहाँ से 3 करके यहाँ से इतने पर मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हेक्सेन के अंदर ज्यादातर हमें क्या CH2 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 नजर आ रहे हैं ना, तो यहाँ भी CH2 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 नजर आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं? हेक्सेन से रिजेंबल कर रहे हैं एलिफैटिक से, तो क्या होंगे? एलिसाइक्लिक होंगे, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते जाना साथ साथ। एलिसाइक्लिक, ठीक है। ये जो है आपके पास हमारे पास क्या कहते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। लाइक यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या बन गया? अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक बन गया। ओके, क्लियर है बात? ठीक हो गया, जबरदस्त। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। लाइक ये देखो, ये बेंजीन है, ठीक है, खुद। अच्छा, ये देखो, ये नेप्थलीन है, क्या बन गया? ये नेप्थलीन। तीसरी बेंजीन रिंग लगा दो भैया, ये देखो, ये क्या बन गया? दिस इज एंथ्रासीन, क्या बन गया? ये एंथ्रासीन, ठीक है। साफ सुथरी करके बना देना, हम तो जल्दी जल्दी बनाए जा रहे हैं क्योंकि रिवीजन करवा रहे हैं ना अभी, ठीक हो गया ना। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना इन तीन की डेफिनेशन, ठीक है। क्लियर है बातें? ओके, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम अपने उन पर, फंक्शनल ग्रुप पर, फंक्शनल ग्रुप्स पर। अच्छा जी, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? लाइक अल्कोहल, OH ग्रुप एक सिंपल फंक्शनल ग्रुप है, सिंपल फंक्शनल ग्रुप। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तुम देखोगे ना, उनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ दूसरी चीज दिखाई पड़ जाए, लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन OH बॉन्ड, कार्बन NO2 बॉन्ड, इन सब को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। लाइक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो डिफाइन करते हैं एन एटम, यहाँ पर सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम or a presence of double or triple bond, or the presence of double or triple bond that imparts specific properties to organic compound is called as functional group। उसे क्या बोलते हैं? functional group। तकरीबन 10 मिलियन के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बहुत थोड़े हैं। फंक्शनल ग्रुप एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है और एक क्लास के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो हमारे लिए स्टडी में ईजी हो जाता है काम, ठीक है। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक दफा बोर्ड में पूछा हुआ है कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, गिव एनी 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स मैं करवा देता हूं आपको। लाइक ये देखो, दिस इज NO2 नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, NH2 दिस इज नाइट्रो, दिस इज अमीन, दिस इज NH डबल बॉन्ड C, दिस इज I मीन, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, दिस इज एसिड अमाइड, क्या है ये? एसिड अमाइड है, ठीक है।
इसी तरीके से CN, दिस इज साइनाइड, साइनाइड, या फिर इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्राइल भी बोलते हैं हम। ठीक हो गया ना? क्लियर हो रही है ना बात? समझ आ रही है? अच्छा जी, साथ में इनकी एक एग्जाम्पल भी याद रखे ना, H3C लगा दो तो ये बन जाएगा नाइट्रोमीथेन। ठीक है, यहाँ पर H3C लगा दो तो ये बन जाएगा मीथेन अमीन। क्या बन जाएगा? मीथेन अमीन, मेथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर H2C डबल बॉन्ड NH कर दो तो ये बन जाएगा मीथेन आइमीन, मीथेन METHANE, और ई के बाद हमने आई लगाना था तो आई को स्किप कर देंगे, मीथेन आइमीन। ठीक है, तो मीथेन आइमीन, वो मीथेनामाइन, ये मीथेन आइमीन। ठीक है, और ये एसिडामाइड, यहाँ पर H3C लगा दो तो इसका नाम बन जाएगा एसिटामाइड, एसिटामाइड, ACETAMIDE, एसिटामाइड। और यहाँ पर H3C लगा दो तो एग्जाम्पल बन जाएगी मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। ओके, और यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ भी है, मिरकाप्टो, जरा वखरा फंक्शनल ग्रुप है तो बच्चों को अक्सर याद नहीं होता, MCQ इंपॉर्टेंट है। मैंने PPSC के पेपर में देखा था, वहां पर ये MCQ आया हुआ था, बोर्ड के पेपर में मैंने देखा वहां पर भी ये MCQ आया हुआ था, मिरकाप्टो, इसका नाम है मिरकाप्टो। ठीक है, या फिर इसको थायोल भी बोलते हैं, थायोल। ठीक है, टेबल जो ठहरा है आपके पास उस पर नजर दौड़ा लेना, याद कर सको तो वेल एंड गुड, ना कर सको तो कम से कम ये और ये 5 फंक्शनल ग्रुप विद एग्जांपल याद कर लेना, मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक है, अगर टेबल छोड़ दोगे ना तो कोई मसला नहीं, आगे जो हम उन टेबल्स की बेसिस पर चैप्टर पढ़ेंगे तो जब वो चैप्टर पढ़ करके दोबारा इस टेबल को तुम देखोगे तो वाह भाई वाह, ये तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है, ये मुझे आते हैं। ठीक है, सारे तुम्हें आते होंगे फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी नॉन फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे लिए प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट में अगेन रिपीट कर देता हूँ इस पोर्शन से, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ इट वाज रिजेक्टेड, व्हाट इज कैटिनेशन, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, व्हाई द रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज यूजुअली स्लो, हाउ कोल इज फॉर्म्ड, व्हाट इज कार्बनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, नेचुरल गैस में पूछेगा व्हाट इज नेचुरल गैस। ठीक है, गिव द यूजेस ऑफ कोल, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, गिव द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, 8 फ्रैक्शन जो मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, क्रैकिंग में से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज क्रैकिंग। ठीक है, एक, और दूसरा शॉर्ट आपसे पूछेगा व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्रैकिंग, ये 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट। रिफॉर्मिंग से आपसे पूछेगा क्या कहते हैं डिफाइन रिफॉर्मिंग, और गिव एग्जांपल, आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी, व्हाट इज नॉकिंग, ये दूसरा शॉर्ट। तीसरा शॉर्ट आपसे पूछेगा हाउ द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, बाय रिफॉर्मिंग, एरोमेटाइजेशन, यूजिंग एंटी नॉकिंग एजेंट्स, और एक और यार पता नहीं क्या लिखवाया था तुम्हें, हाँ कैटालिटिक क्रैकिंग। ठीक है, ये 4, ये 15 शॉर्ट हो गए रिफॉर्मिंग तक। ठीक है, फिर उसके बाद रिफॉर्मिंग में हाँ पूछेगा व्हाट आर एंटी नॉकिंग एजेंट्स, इसकी डेफिनेशन तुमसे पूछेगा। एंटी नॉकिंग एजेंट्स का जब बता दोगे तो क्लासिफिकेशन में जब आओगे तो क्लासिफिकेशन में तुमसे पूछेगा कि एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद करना। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन और नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये याद करना। टोटल कितने शॉर्ट हो गए? 19 शॉर्ट हो गए। इस पोर्शन में से 19 शॉर्ट्स आपको अजबर होने चाहिए अगर आप फुल मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो, ये 19 शॉर्ट्स। ठीक है, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये भी है कि अगर हम क्रैकिंग को लो टेम्परेचर और प्रेशर पर करवाना चाहें तो कौन सी टाइप हम यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देगा स्टीम, थर्मल, कैटालिटिक, तो आपने कैटालिटिक क्रैकिंग को यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कैटालिस्ट SiO2, सिलिका एंड एल्यूमिना, Al2O3 इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है। ठीक हो गया जनाब? खैर मेरी तो जान निकल गई, मैंने कहा कि 30-40-50 मिनट के अंदर मैं कैसे इसको कवर